तो आज हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ। बहुत इजी है, शायद हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसके अंदर पहला पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर हम नहीं जानते हैं तो हम सीखेंगे उसको भी कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। सपोज करो बच्चों मैं एक रेजिस्टेंस हूं, मेरे दो हैंड है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। उसी तरह से मेरे बगल में एक और कोई रेजिस्टेंस है, उसका भी दो हैंड होगा, दो टर्मिनल होगा, लेफ्ट एंड राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये कोई तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। इसके भी देखो बच्चों, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट राइट टर्मिनल है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा, किसी एक रेजिस्टेंस को पकड़ो, इसका लेफ्ट मतलब इसका राइट इसके लेफ्ट में पकड़ा, इसका राइट इसके लेफ्ट में पकड़ा, मतलब एक का राइट दूसरे के लेफ्ट के साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। इसको लाते हैं और एक सेल से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ऐसे एक सेल से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कौन आया भाई, चलो अब क्या करना है, ध्यान देना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनमें क्या होगा, उन सब में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सपोज करो आपने यहां 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 6 वोल्ट की, तो ये 6 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर ओम के होते तो तीनों में वोल्टेज भी बराबर बराबर बढ़ जाता, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर होते, मान लेते ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, तो सब में वोल्टेज भी बढ़ जाता बराबर बराबर, इसमें भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तीनों मिलाकर 6 वोल्ट के बराबर हो जाता। लेकिन अगर इन तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो तीनों में वोल्टेज भी अलग अलग जाएगा, ठीक है। तीनों अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों में वोल्टेज अलग अलग जाएगा। किसमें कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कैसा रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, उसमें वोल्टेज कितना जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये मान लेते हैं कि तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है और तीनों में जो वोल्टेज जा रहा है, मैं बात कर लेता हूं, पहले वाले में वोल्टेज जा रहा है V1, दूसरे में जा रहा है V2 और तीसरे में जा रहा है V3, ठीक है। तीनों में रेजिस्टेंस हमने माना कि अलग अलग है और तीनों में वोल्टेज भी अलग अलग गया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो ध्यान रखिएगा इन तीनों में करंट सेम पाया जाएगा, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब यहां पे भी करंट आई जाएगा, यहां पे आई जाएगा और यहां भी आई जाएगा, और इससे भी आई निकला था और इसके पास भी आई आएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ये तो आप जानते हैं। दूसरी बात, जितना करंट पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही करंट उसके नेगेटिव पे आना चाहिए, ये कहता है चंदन्स लॉ। कौन सा लॉ, चंदन्स लॉ ये कहता है कि इसके पॉजिटिव से अगर आई करंट निकला है तो इसके नेगेटिव पे आई करंट आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करना है, सारा कुछ हमको पता चल गया बच्चों। अब देखो यहां पे वोल्टेज आपको निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना जाएगा। इस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है I, इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, तो यहां वोल्टेज कितना जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां करंट है I, रेजिस्टेंस का नाम है R1, तो यहां जो वोल्टेज गया वो कितना गया, IR1। दूसरे वाले में वोल्टेज कितना जाएगा, कोई बच्चा बताएगा, दूसरे वाले में करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस का नाम क्या है R2, तो इसमें करंट अब वोल्टेज कितना जाएगा IR2, समझ में आ रहा है क्या। तीसरे वाले में जल्दी बताओ वोल्टेज कितना होगा,
जल्दी बताओ बच्चों, तीसरे वाले मेरे, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट, वेरी गुड, क्या होगा? आई आर थ्री, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो आपके पास बच्चों वोल्टेज है, ये जो आपके पास वोल्टेज है, इस पूरे में करंट जा रहा था आई, और ध्यान समझिएगा, इस पूरे में वोल्टेज करंट जा रहा था क्या? आई। इस पूरे में वोल्टेज जा रहा था आपके पास वी, टोटल वोल्टेज वी जा रहा था। तो मैं बोलूं इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना होगा? अलग अलग रेजिस्टेंस तो R1 है, R2 है, R3 है, तो टोटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस, उसको हम बोल लेते हैं RS। RS का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, बस काम हो गया आपका, आप कुछ नहीं करना है, जो चीज डिवाइड हो रहा था उसी को आप लिख लो। यहां क्या डिवाइड बट रहा था, देखो यहां यही वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, है ना? तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख सकते हैं। चलो V की जगह क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? I इंटू RS, वेरी गुड। V1 की जगह क्या लिखेंगे? I R1, वेरी गुड। V2 की जगह क्या लिखेंगे? I R2। V3 की जगह क्या लिखेंगे? I R3। इन सब में से जो कॉमन दिख रहा है, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा था? I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या होगा? कैंसिल। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। अब इसमें हम नोट लिखेंगे जो हमको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन लगाते समय ये आपके बहुत काम आएगा। पहला कि इसमें क्या डिवाइड होता है, जल्दी बताओ, इसमें क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है देखो, लेकिन सीरीज में करंट कैसा होता है? सब में करंट सेम रहता है। तो ये नोट में हम लिख लेंगे, याद भी रहना चाहिए। समझ में आया? चलिए फटाफट नोट करिए इसको, सबको आ रहा है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है, पैरेलल समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें क्या करना है बच्चों? अब इसमें भी आपके पास रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ठीक है। तो माना कि मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास ये R2, तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास ये R3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इसका ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट राइट, सारे लेफ्ट को एक जगह कनेक्ट कर दिया जाए और सारे राइट वाले टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है? इसका भी लेफ्ट लाएं और यहीं पे कनेक्ट कर दें, इसका भी लेफ्ट एक जगह, तो सारा लेफ्ट एक जगह कनेक्ट हो गया, और सारा राइट को क्या करें? एक जगह कनेक्ट कर दे, ऐसे सारे राइट को एक जगह कनेक्ट कर दे। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बच्चों आपके पास? ये कहलाएगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं आपको, ये कहलाएगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे इसको लाया, एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, मतलब सारा लेफ्ट एक जगह और सारा राइट एक जगह कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? यस नो? अब देखो पैरेलल में क्या होता है, समझने वाली बात। पैरेलल में हमको पता है V इज इक्वल टू IR, ये तो हमको पता है। पैरेलल में हमारे जो घर पे फैन जो होते हैं ना, हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। कैसे पता कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है? कभी भी पंखा, फ्रिज, कूलर कुछ भी खरीदना, उसके ऊपर देखो लिखा होगा रेटिंग, 220 वोल्ट 10 वॉट, 220 वोल्ट 50 वॉट, 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 20 वॉट, ऐसे लिखा होगा। मतलब सबको वोल्टेज कैसा चाहिए? 220।
सबको पोटेंशियल कैसी चाहिए? सेम 220, है ना। सीरीज में क्या हो रहा था? सीरीज में सारे पोटेंशियल आपस में क्या हो रहे थे? बढ़ जा रहे थे। पैरेलल में क्या होगा? सारे पोटेंशियल सेम रहेंगे, मतलब इसमें भी पोटेंशियल V जाएगा, इसमें भी V और इसमें भी V जाएगा। मतलब ये भाई तो सेम गए, है ना। इसका मतलब यहां पे क्या डिवाइड होगा? यहां डिवाइड होगा आपके पास करंट। यहां से करंट आपके पास, मैंने बताया ना, बैटरी के पॉजिटिव से अगर I करंट जा रहा है तो उसके नेगेटिव पे कैसी करंट आनी चाहिए? I करंट आनी चाहिए। अब ये करंट यहां पे जाएगा तो यहां एक जंक्शन होता है। जंक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जंक्शन रूल, जिसका नाम से किरचॉफ का सेकंड रूल, अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा रास्ते मिले हो, है ना, उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे चौराहा, चौराहे पे क्या होता है बताओ? एक से ज्यादा रास्ता जुड़ा होता है। यहां पे आने के बाद आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तिराहा बताओ जंक्शन होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि आप यहां से यहां है तो इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, है कि नहीं। इसी को जंक्शन बोलते हैं, जहां पे एक से ज्यादा रास्ता दिख रहा हो उसको बोलते हैं जंक्शन। तो जैसे ही यहां पे आया कि एक करंट, तो यहां एक जंक्शन दिखाई दिया, है ना। जंक्शन दिखाई देते ही यहां पे करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां चला जाएगा आपके पास I1, यहां चला जाएगा आपके पास I2 और यहां चला जाएगा आपके पास I3। जंक्शन पे करंट आते ही डिवाइड हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जंक्शन जब तक नहीं मिलेगा करंट डिवाइड नहीं होगा। जंक्शन दिखाएगा तभी करंट डिवाइड होगा। जंक्शन का मतलब, अब बताओ अगर ऐसा होता तो ये जंक्शन होता कि नहीं? मान लो स्पीकर को ऐसे बना लेते हैं हम, यहां एक रेजिस्टेंस है, एक यहां रेजिस्टेंस है, क्या यहां पर जंक्शन है? नहीं। यहां से करंट आएगा, सिर्फ एक ही रास्ता इसके पास है। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, अब बताओ, यहां एक रेजिस्टेंस, अब ये जंक्शन है कि नहीं? यहां आते हैं, इसके पास दो रास्ता हो गए, या तो इधर जाए या तो इधर जाए, तो यहां पे करंट डिवाइड होता, ठीक है। तो जहां जंक्शन दिखेगा वहीं करंट डिवाइड होगा। तो जैसे यहां जंक्शन दिखाई दिया, करंट डिवाइड हो गया। इसका मतलब पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। क्या सेम रह रहा है? वोल्टेज, पोटेंशियल, ठीक है। अब चलते हैं इस पे आगे, देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो अब बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपके पास? V इज इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाई R होगा। तो देखो यहां पे V पता है, R पता है, I1 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन में R1 लिख सकते हैं क्या? यहां I2 कितना, करंट कितना मिलेगा? यहां वोल्टेज जा रहा है V, रेजिस्टेंस का नाम क्या है? हाँ, I2 इक्वल टू होगा V बाई R2। I3 कितना होता है जल्दी बताओ? V बाई R3। और यहां I कितना होता है ये बताओ? टोटल वोल्टेज जा रहा है V, और इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना होगा? कुछ ना कुछ नेट रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम RP बोल लेते हैं। RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका पूरे पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, RP। समझ आ रहा है? यस नो? वेरी गुड। अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो जो चंदन सर ने बताया था, सिंस वी नो दैट जो चीज डिवाइड होता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। यहां क्या डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट को लिख लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में। I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलेगा क्या? I बराबर क्या है जल्दी बताओ? I बराबर क्या है? वेरी गुड, V अपॉन RP। I1 बराबर क्या है जल्दी बताओ? V अपॉन R1। I2 बराबर V बाई R2। I3 बराबर V बाई R3, है कि नहीं है? यस नो? समझ आ रहा है? चलो अब इस सब में कॉमन देखो, V अपॉन में RP, यहां से V कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हुआ? कैंसिल। 1 अपॉन RP बराबर क्या मिला? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। इसका नोट लिख लिया जाए, इसका नोट भी हम लोग लिख लिया जाए। किस कलर से बना ले? ऑरेंज से बना लेते हैं। चलो नोट, पहला पॉइंट बताओ, यहां क्या डिवाइड होगा? यहां करंट डिवाइड होगा। यहां वोल्टेज कैसा होगा? रिमेंस सेम। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो फटाफट, सब लोग नोट कर लो। वीडियो वालों आप लोगों को भी समझ में आया? यस नो?
Yes, sir. चलो चलिए अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, पीछे जमाने में जब हम लोग थे तो चैप्टर नंबर 2 में एक बात पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बच्चा बताएगा क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ तो क्या था। दूसरा आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है कि हम सबको याद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाया जा रहा था किसी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है सबको? चलो, फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सबको याद होगा ना, या V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? थोड़ा देखो, बताओ जल्दी से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेरी गुड। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज। याद है सबको? इस ये फॉर्मूला था VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसकी भी SI यूनिट क्या थी? वोल्ट। और इसकी भी SI यूनिट क्या थी? वोल्ट। ठीक है, दोनों भाई थे। इनके आज चचेरे भाई के बारे में बात करते हैं। एक चचेरे भाई थे, बहुत महत्वपूर्ण भाई हैं। आज हम बात करते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां क्या होगा? डेफिनेशन वैसे ही वैसा। देखो क्या है, सपोज करो बच्चों ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान देना। ये आपके पास एक सोर्स है, सोर्स मतलब जहां से करंट निकल रहा होगा, है ना, सोर्स। अब ध्यान सुनना, ये क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। अब ये सोर्स के द्वारा एक वर्क डन हो रहा है, जिसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान सुनना। एक चार्ज को लाया जाएगा, इसमें कहां से लाया जा रहा था? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट, इसमें वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें वंस अराउंड द क्लोज सर्किट। वंस अराउंड द क्लोज सर्किट का मतलब है एक चार्ज भाई साहब यहां से अगर आए होंगे तो ये यहां से होते हुए ये होते हुए ये होते हुए होते हुए वापस वहीं पहुंच गया होगा। The amount of work done by the source charge to bring a unit positive charge once around a closed circuit, जहां से चला था वहीं वापस आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर भाई है तो इनके पापा का नाम भी वोल्ट था, इनके पापा का नाम भी वोल्ट था, तो इनके पापा का नाम क्या होगा? दादा का नाम मान लो, चचेरे भाई थे तो दादा का नाम इनका वोल्ट था, इनके दादा का नाम वोल्ट था, तो इनके भी दादा का नाम क्या होगा? वोल्ट। समझ में आया? यस नो? अच्छा सर, तो इनमें अंतर क्या है? इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सॉरी इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाया जा रहा था, इसमें वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लाया जा रहा था। इसमें एक क्लोज सर्किट की बात करें जहां पर एक सोर्स होना जरूरी है, एक सेल होना जरूरी है। सर थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करिए, थोड़ा सा और इसमें हम डीप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जब कभी मार्केट में एक सेल कर देंगे, घड़ी में लगाने वाला ही सेल मान लीजिए आपने खरीदा, इसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट। कभी देखा है क्या किसी ने? देखा किसी ने? ये 1.5 वोल्ट है क्या? इसका EMF है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। जब ये सर्किट अभी ओपन है, अभी क्लोज नहीं किया गया है, तो ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकता है, कितना पोटेंशियल दे सकता है, वो कहलाता है इसका क्या? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम पोटेंशियल इन एन ओपन सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड EMF। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस नो? वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो, तो
फटाफट। अब अगर इसी को अपना बच्चों ये यहां पे एक बल्ब लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल ये तो कहलाता है आपके पास इसका ईएमएफ। अब बल्ब लगाने के बाद अब इसके टर्मिनल पे तुम पोटेंशियल चेक करते ना, तो कुछ कम हो चुका होगा क्योंकि बल्ब कुछ कंज्यूम कर लिया होगा, तो पोटेंशियल कुछ कम हो चुका होगा। हो सकता है 1.499 हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, 1.499 हो जाए, मतलब कुछ कम हो जाएगा। तो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल दिखाई देता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे? समझे कि नहीं? एक सेल था, अभी हम इस सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो, ये क्या कहलाएगा? ईएमएफ। जब इसको हमने यूज में लाया, एक बल्ब लगा लिया ऐसे, एक बल्ब लगा लिया, अब यहां पर इसके टर्मिनल पर हम इसकी जब पोटेंशियल चेक करेंगे तो 1.5 से कम ही मिलेगा क्योंकि बल्ब कुछ एनर्जी कंज्यूम कर चुका होगा। तो इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये भी पोटेंशियल है तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? सेम होगी, वोल्ट ही होगी। सबकी बात वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट टर्मिनल पे चेक किया गया तो उसको बोल दिया गया क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से चेक करते हैं, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना है तो वो कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां चेक करता पोटेंशियल कितना है, ये भी कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हमने टर्मिनल पे चेक कर लिया, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना है, वो कहलाता है इसका क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? यस नो? तो चलो लिखते हैं पहले ईएमएफ। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ELECTROMOTIVE, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखिएगा ईएमएफ। इट इज द वर्क डन, it is the work done by a source, it is the work done by a source in taking a unit charge, in taking a unit charge once around, in taking a unit charge once around a complete circuit, once around a complete circuit is called EMF. नीचे नोट में लिख लीजिएगा, it is the maximum potential difference, it is the maximum potential difference between the, it is the maximum potential difference between the two terminals of source, between the two terminals of source in an open circuit, between the two terminal of source in an open circuit. ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट में, इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं? यस नो? सबको आया? जल्दी बोलो वीडियो वाले बच्चों, आया कि नहीं? yes, नीचे नोट, हाँ तब नीचे नोट पे भी लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी था? स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटी था? ये भी कौन सी क्वांटिटी होगा? थर्ड पॉइंट लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? अब समझते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक जादू बताऊंगा, उस जादू को देखिएगा। इंटरनल
रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि सेल कैसे बनता है। आपके पास सेल समझ जाओगे कैसे काम करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तुरंत आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। सेल देखा है किसी ने? नहीं देखा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये सपोज करो अगर आपने एक सेल देखा होगा और रेडियो में लगाने वाला या घड़ी में लगाने वाला या रिमोट में लगाने वाला, सारे सेल में ऐसी कहानी होती है। कभी सेल को तोड़ के देखा अंदर क्या क्या निकलता है? सबने तोड़ा है? चलो आज तोड़ते हैं फिर से हम लोग। इस सेल को जब तोड़ा जाएगा तो ऊपर एक कैप लगा होता है, देखा होगा रेड कलर का, रेड कलर का टाइप का कैप लगा होता है। तो उसको क्या करो, पेचकस लगा के इसे खोल के निकाल दो, तड़ाक से खुल गया कैप बाहर। फिर इसके अंदर देखोगे ना कोलतार टाइप का ब्लैक कलर का लगा होता है। तो क्या करो, एक चाकू ले लो, गर्म करके किनारे किनारे से ऐसे करते हुए निकाल लो उसको बाहर। तो क्या दिखाई देगा? एक आपको दिखाई देगा इतना बड़ा सा रॉड अंदर कार्बन का, दिखाया क्या? कार्बन का रॉड दिख रहा है काले रंग का। अच्छा, किनारे किनारे एक टीनी जैसा कुछ आपको दिखाई देता है, वो होता है जिंक। जिंक का एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर किस चीज का बना हुआ है? जिंक, Zn, जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या निकलेगा? और देखोगे पेपर, मान लो ये है, आप अपने पेपर पे ले लोगे तो ये बहुत सारे कार्बन ब्लैक मिलेंगे, कालिक जिसको आप बोलते हो ना। पहले जमाने में हम लोग इसका यूज करते थे, वो ब्लैक बोर्ड आता था उसको हम लोग काला बनाते थे, अपने कंपटीशन होता था एक दूसरे क्लास में किसका ब्लैक बोर्ड सबसे ज्यादा काला है। तो हम लोग, हाँ होता था भाई। तो हम लोग दोपहर में जो छुट्टी होती थी, छुट्टी के बाद हम लोग पहले यही काम करते थे, सेल्फ फोड़ करके फटाफट करके काली पोत करके हम लोग जाते थे कि अगले दिन आएंगे तो हम लोग को बहुत बढ़िया विजिबिलिटी अच्छी होती है, एकदम ब्लैक हो जाता था उस पर जब सर लोग लिखते थे तो बहुत एकदम साफ साफ दिखाई देता। तो डेली हम लोग करते थे काम। लास्ट पीरियड में जब छुट्टी होने होता था, पोत पात के बराबर हाथ को धो के घर डेली सेल ला करके, तो होता था ऐसा ही कहानी। ये कालिक होती थी इसके अंदर। मान लो ये सेल खराब था, काम नहीं कर रहा था, डेड सेल था। मैं इस सेल को जिंदा करने का आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करना, कहीं से जुगाड़ लेना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मार्केट में भी मिल जाएगा, है ना, या सर वगैरह से मांग लेना, सर एक चम्मच हमको अमोनियम क्लोराइड दे दीजिए, हम घर पे एक टेस्ट करना चाहते हैं, सेल बनाना चाहते हैं। सर अगर दयावान होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो उठाओगे, और ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा थोड़ी ना, बहुत कुछ होता नहीं है, नमक जैसा होता है देखने में, एकदम सॉल्ट जैसा, नमक जैसा होता है। अब क्या करो, एक चम्मच अमोनियम क्लोराइड लेकर के इसके अंदर मिक्स कर दो अच्छे से। हाथ में थोड़ा सा वो ग्लव्स पहन लो, रबड़ वाला ग्लव्स आता है, उससे अच्छे से मिक्स कर लो बढ़िया से बारीक। मिक्स करने के बाद ये जो आपके पास जिंक का आपके पास कंटेनर था, इसमें नीचे थोड़ा सा इसको भर दो, पाउडर को जिसमें मिक्स कर चुके थे, भर दिया यहां तक, ये पूरा भर गया। अब ये वाला कार्बन रॉड बीचों बीच में ऐसे लगाओ कि ये जिंक वाले में टच में ना हो। अब नीचे तो कार्बन भरा चुका है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आएगा नहीं। अब किनारे किनारे से ये फिर से भर दो इसमें, ऐसे ऐसे, इधर भी इधर भी भर गया। अब क्या करो, जो रोड बनाने वाला अलकतरा आता है, देखा है, कैसे जुगाड़ लो, थोड़ा सा पिघला करके ऊपर इसके डाल दो, एकदम सील पैक कर दो। पैक हो गया, सेल तैयार हो गया। अब यहां पे आप कोई बल्ब LED वगैरह लगा के जलाओ, ये देखोगे बल्ब अब जलेगा। तो सर ये सेल खराब क्यों हुआ था? पहला क्वेश्चन ये है, अमोनियम क्लोराइड खत्म हो गया होगा। वेरी गुड सर, अमोनियम क्लोराइड खत्म हो गया होगा, इस वजह से हो सकता है सेल खराब हो गया हो। होता क्या है एक्चुअली, अब मैं आपको समझाता हूं। ये आया तक समझ में आया आपको? अब समझना, मैं जो जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं एक्चुअली होता क्या है, दिखाते हैं आपको। चलो अमोनियम, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अमोनियम क्लोराइड खत्म कैसे हो रहा है, कहानी क्या हो रहा है, वो समझना बच्चों सब लोग। सपोज करो हमने एक सेल लिया, पेंसिल सेल, दो सेल लिया, सेम ब्रांड का, सेम कंपनी का, सेम वोल्टेज, सब कुछ सेम। एक को हम प्लास्टिक में ही रहने दिए, एकदम पैक्ड, है ना, थोड़ा भी यूज नहीं किया। और एक को क्या किया,
एक बार उससे हमने रिमोट में लगाया, एक बार रिमोट में चैनल होने का चेंज करके फिर वापस से सेल को निकाल लिया तुरंत। 1 मिनट यूज किया तो सेल डिस्चार्ज पूरे तरीके से तो होगा नहीं, पूरा हो जाएगा क्या? नहीं ना। अब मैं क्या करता हूं, दोनों सेल को घर में तिजोरी में रख देते हैं, 1 साल बाद दोनों सेल को निकालते हैं। जिस सेल को आप एक बार यूज कर चुके थे वो सेल खराब हो चुका होगा, नहीं काम करेगा। और जो सेल अभी पैकेट में नया नया था वो वैसा ही का वैसा ही नया नया है, तो दोबारा यूज कर रहे तो काम कर रहा है। ये खराब क्यों हो गया? पहला क्वेश्चन ये तो बताएगा, ये खराब क्यों हो गया? एक बार यूज कर लिए तो क्यों खराब हुआ? थोड़ा ही से तो यूज किए थे हम, क्यों खराब हुआ? दूसरा क्वेश्चन इसी एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आएगा तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 100% समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी हम लोग मोबाइल फुल चार्ज करके रखते हैं। मान लो आज हमने मोबाइल फुल चार्ज करके रखा और 1 महीने बाद अपने मोबाइल को निकालते हैं। आज 100% पे चार्ज करके रखा और अगले 1 महीने बाद जब हम निकालते हैं तो क्या वो 100% चार्ज रहेगा या कम हो जाता है? कम हो जाता है ना। हाँ, वो 95%, 90% ऐसे हो जाता है, कभी 80%, कभी कभी तो 50% हो जाता है ना। क्यों डिस्चार्ज हो रहा है सर? कुछ तो कारण है। तो सेल डिस्चार्ज होने का मेन रीजन क्या है बच्चों? मैं वो समझाता हूं, पहले ये समझो। सेल डिस्चार्ज होने का मेन फंडा क्या है, क्यों सेल डिस्चार्ज होता है? देखो, एक सेल का ये होता है ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला ये जो जिंक का आपके पास होता है बॉडी, ये होता है नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये सेल क्या होता है? डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है ना। अब बीच में बल्ब लगा लेते हो ऐसे, ये बल्ब क्या कर रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कांटेक्ट तो ला रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जा रहा है कि नहीं? लेकिन हमने सेल को जब एक बार यूज कर लिया, अभी तो कोई चीज इसके कांटेक्ट में नहीं ला रहा है, तब क्यों डिस्चार्ज हो रहा है? तो होता क्या है बच्चों, इस सेल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इस सेल के अंदर अभी हमने मिक्स किया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसे ये अभी रहता है सॉलिड फॉर्म में, एकदम नमक जैसा। जैसे ही इसको आप एक बार सेल को यूज किए, आपने सेल को यूज किया, तो ये अमोनियम क्लोराइड अब पिघल करके हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और वो लिक्विड क्या काम करता है? ये था पॉजिटिव और ये बॉडी थी इसकी कैसी? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पाथ क्रिएट कर देता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जो इनको डिस्चार्ज करने का काम करने लगता है। ये तो हमने बाहर जो लगाई है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस अंदर बन रहा है, सेल के अंदर बन रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोलाइट। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक अंदर एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो इस सेल को डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहां बनता है? सेल के अंदर बनता है। किसके वजह से बनता है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। अगर आपने सेल को नहीं यूज किया तो बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? अभी सॉलिड होगा। सॉलिड है तो क्या इसके कांटेक्ट में आने से कोई मतलब है? नहीं मतलब है। लेकिन जैसे ये लिक्विड आ जाता है तो इनके और इनके बीच में चार्ज या करंट का फ्लो होने लगता है अंदर ही अंदर। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है और इसी की वजह से सेल क्या होता है? डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? जल्दी से बताओ एक लाइन में। ये एक रेजिस्टेंस है, किसके द्वारा बनाई जा रही है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक रेजिस्टेंस बनाता, ऑफर करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिख लो एक लाइन में फटाफट। अभी कल इसके बारे में डिटेल स्टडी और हम लोग करेंगे आगे। लिख लो, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by, it is the resistance offered by
the electrolyte of a cell. It is the resistance offered by the electrolyte of a cell is called internal resistance. Is called internal resistance. एक और तरीका मैं आपको बताता हूं सेल को कैसे बनाया जाता है। एक और तरीका मैं आपको सेल को बनाना बताता हूं, 2 मिनट बनेगा। ये तो बहुत तामझाम वाला आप सेल तरीका बताया ना, अब 2 सेकंड के अंदर आप सेल बना लोगे घर पे फटाफट, कुछ नहीं करना होगा। देखा जाए उसको, ये जो आपके पास खोखला था ना, जिंक वाला कंटेनर को बाहर निकाल लो, कार्बन का जो रॉड था उसको अलग निकाल लो, निकल गया। एक प्लास्टिक का डब्बा लो, ले लिया, प्लास्टिक के डब्बे में पानी मिला दो, इसमें मिलाओ वाटर प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मिक्स कर लिया। एक तरफ ये कार्बन वाला रॉड डाल दो, ये वाला, ठीक है, और एक तरफ जिंक वाला रॉड डाल दो, मतलब ये बॉक्स, यहां पे एक तार से कनेक्ट कर दो और ये बल्ब जला के देखो, LED बल्ब लगाओ, ये जलेगा। ये कितना वोल्ट देगा जानते हो? ऐसे सेल को बोलते हैं लेक्लांचे सेल, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। लेक्लांचे सेल ये देता है 1.5 वोल्ट, इसकी EMF कितनी होती है? 1.5 वोल्ट, यही होता है लेक्लांचे सेल, है ना। इसमें क्या होता है? एक कार्बन रॉड होता है और एक किसका रॉड होता है? जिंक रॉड होता है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वाटर प्लस अमोनियम क्लोराइड, मिक्स कर दिया, सेल बनता है। 2 मिनट भी नहीं लगता है सेल बनाते हैं हम लोग। लैब में हम डायरेक्ट यही सेल यूज करता हूं मैं अपने लैब में ज्यादातर हम यही सेल बना के यूज करते हैं, इस पे हमको भरोसा रहता है। इतना भरोसा है कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं, इतना इस सेल पे मुझे भरोसा रहता है, समझ रहे हो। ये बेहतरीन तरीके का सेल, बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग जब मीटर ब्रिज वगैरह यूज करते हैं बहुत प्यारा काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया सेल कैसे बनता है? चलो तो हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। अब कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, बहुत खतरनाक क्लास है। चलिए तब तक के लिए स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम सेम चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।